घर घर शौचालय बनाने के पीछे और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवी आपके बीच लाने के पीछे जरूर एक ही सोच थी, एक ही विचार था कि आपके बीच से रोगों को कैसे निकाला जाए, कैसे आपको रोग से बचाया जाए। ऐसी पहल हमेशा गवर्नमेंट्स की होती है, हमेशा हम लोगों की होनी चाहिए। हमेशा हम लोगों को ऐसा काम कर लेना चाहिए कि जिससे जिनको इस बारे में जानकारी ना हो उन्हें जानकारी देना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बार बार ये बात बताते ही रहे हैं कि आगाह करते रहे हैं, या मान के चलें एक छोटी मोटी जानकारी आपके पास देने का प्रयास हमारा हमेशा रहा है कि रोगों के बारे में जानकारी होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर उसके बारे में जानकारी है तो आप उस रोग से बच सकते हैं। क्योंकि हम अपने पार्ट सीरीज 6 में उन्हीं रोगों की चर्चा कर रहे हैं जो वायरस से होते हैं, वायरस जनित हैं, जिनका केवल लक्षणात्मक इलाज ही संभव है। यहाँ कोई प्रतिजैविक औषधियाँ काम नहीं करती हैं। इसका मतलब लाइलाज मान के चलें, खतरनाक बीमारियाँ हैं, यहाँ केवल लक्षणात्मक इलाज होगा, यानी हमें बचाव ही करना है, अन्यथा फिर कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो आइए स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल के माध्यम से अपने इस नए पार्ट में, मानव रोग पार्ट 6 में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। ऐसी मनोकामना के साथ आपको जोड़े लेते हैं अपने साथ मानव रोग पार्ट 6 के सीरीज में। सीरीज से घबराना नहीं है, चाहे जितनी सीरीजें आए, बस आप क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करें, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें, जिससे जब आप मानव रोग कहीं भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको इतनी जानकारी हो कि आपको डर ही ना लगे कि हमारा मानव रोग तैयार नहीं है। सच पूछो तो इसलिए हम लोग इस पर पूरा अध्ययन करेंगे। तो हमने जहाँ वायरस जनित रोगों की बात की है, जहाँ वायरस जनित रोगों पर चर्चा हम कर रहे थे, वहाँ आपको बताता चलें वायरस जनित रोग। तो वायरस जनित रोगों में हम लोगों ने चर्चा की है पार्ट 5 में। एक तो हमने चर्चा किया था महत्वपूर्ण रोग एड्स की, और एक हमने चर्चा कर लिया था पोलियो की। और अभी हमने जो बात बोला, पोलियो से ही बचाने के लिए वो टॉयलेट एक प्रेम कथा लगाई गई, आपके स्क्रीन पर आपके बीच लाया गया। अब जरा ध्यान दें, आप जागरूक होंगे तो ऐसे रोगों से बच सकते हैं। आप जरा खुद सोच लीजिए, एड्स से कैसे बचा जा सकता है। जागरूकता एक ही सबसे बड़ी चीज है जो हमें एड्स से बचा सकती है। पोलियो से कैसे निजात पा सकते हैं, जागरूकता ही एक सबसे बड़ी चीज है कि जो हमें पोलियो से बचाएगी। आप एड्स के बारे में, आप पोलियो के बारे में इसके पार्ट 5 वाले सीरीज में अच्छे ढंग से जान पाएंगे, क्योंकि वहाँ इन पर विस्तृत बात की गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। और अब हम बात करते हैं एक नए रोग की, जिसका नाम है वायरस जनित रोग ही है, डेंगू। और हाल फिलहाल अभी इस टाइम डेंगू काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ये आपको पता है कि डेंगू इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। इस टाइम ही एक्टिव क्यों होता है और इस टाइम ही एक्टिव क्यों हुआ है, तो ध्यान देना। डेंगू, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई से लेकर अक्टूबर माह तक सर्वाधिक तेजी से फैलेगा। अक्टूबर माह तक, जुलाई से लेकर अक्टूबर माह तक ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। ऐसा समय जो इसके लिए बिल्कुल अनुकूल होता है, ऐसा वातावरण जहां डेंगू के फैलने का चांस ज़्यादा बना होता है। आइए समझते रहें हमारे साथ। तो जहां हम बात कर रहे हैं जुलाई अक्टूबर माह की, वहीं हम बात करेंगे एक मच्छर की जिसका नाम है मादा एंडीज एजिप्टाई। मादा एंडीज एजिप्टाई मच्छर है ये। ध्यान देना, आपको नर मच्छर तो कभी नहीं काटेंगे, मादा ही काटेंगी, मादा ही खून चूसती हैं, इतनी बात ध्यान रखेंगे। यानी जो मच्छरों में महिला है ना, जैसे मच्छरों में जो महिला है वही खून चूसेगी। ये हमारे देहातों में कहावत होती है, हमारे गांव परिवार में कहावत होती है कि महिलाएं खून चूसती हैं। तो कुछ ऐसे ही महिला है मादा भी, मादा मच्छर जो मच्छरों में महिला है एंडीज एजिप्टाई, यही काटेगी, आपके रक्त को यही चूसेगी। अच्छा ठीक है, चूस लो, कोई बात नहीं, चूस लो,
कोई बात नहीं, लेकिन हमें रोगी बना के ये चली जाएगी। सबसे खतरनाक बात ये है भाई, एक तो आप लेके जो जाना है लेके जा ही रहे हो, साथ साथ फिर हमें रोग भी देते जा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? यही खतरनाक मामला है। जुलाई से अक्टूबर माह तक मादा एंडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने का चांस ज़्यादा बना होता है, क्योंकि यह मौसम इनके लिए बेहतर होता है, काफ़ी अनुकूल होता है। अभी हाल फिलहाल बरसात का ही मौसम है, ये मान के चलें आप। बरसात का वो मौसम जो आसपास जगह जगह पानी इकट्ठा कर देता है और इन मच्छरों के जन्म लेने का, पनपने का अच्छा अवसर मिल जाता है। फिर ये मच्छर आपको काट लेते हैं। इसके लार्वा में मौजूद वायरस किसका? डेंगू का, जिसका नाम है अरबो वायरस। अरबो वायरस, ध्यान से समझते रहिएगा। अरबो वायरस या इसी को कहा जाता है फ्लेवी वायरस। क्लियर है बात? मादा एंडीज एजिप्टाई मच्छर ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया और जैसे ही इसने काटा, अभी अक्टूबर माह चल रहा है आपको पता है, और आपने अपने आसपास मोहल्लों में या जगह जगह शहरों में ये सुन रहे होंगे कि डेंगू बहुत तेजी से फैला हुआ है, डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आज की क्लास में यह शामिल कर लिया है कि आपको किस तरीके से बचाव करना चाहिए। तो लगे हाथ आपकी सेवा भी कर रहे हैं हम, और आपकी तैयारी को मेंटेन करने का हमारा प्रयास है। अरबो वायरस, फ्लेवी वायरस, दोनों बात एक ही है। इसके लार्वा में होगा, ये जब काटेगा ना तो इसके लार्वा से ये निकलेगा। तो इसका मतलब ये लोग किसकी भूमिका अदा कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। ये जो अरबो वायरस और ये जो लिखा हमने, ये बात कर रहे हैं रोग कारक की। ये कौन सी भूमिका में है? रोग कारक के। और ये जो मादा एंडीज एजिप्टाई है ना, ये किस भूमिका में है? रोगवाहक की। रोगवाहक का मतलब हमने आपको बताया था ना, रोगवाहक वे होते हैं जो किसी भी कारक को ला करके आपके शरीर के अंदर प्रवेश दिला देते हैं या प्रवेश करा देते हैं खुद, वो रोग वाहक होते हैं। वाहक केवल उतना होता है कि किसी चीज को लाए लेकिन आपके शरीर में ना ले जाए। जैसे घरेलू मक्खी ने हैजा फैलाया तो उसने विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु को लाया जरूर, लेकिन आपके शरीर के अंदर उसने नहीं डाला था, है ना। तो इसलिए वो चीज दोनों में अंतर है। तो रोग वाहक है ये, रोग कारक है ये। अब आप देखना, आपके शरीर में ये प्रवेश कर गया डेंगू का ये वायरस। अब आपको 2-3 दिन शुरुआती लक्षणों में बस इतनी बात समझ लेना कि आपके शरीर में दर्द होना शुरू होगा, आपकी मांसपेशियां दर्द करेंगी, आपको हल्का हल्का बुखार आना शुरू होगा। और अगर ऐसी अवस्था आपके साथ आज बनी हुई है तो मेरी सलाह, मेरा रिक्वेस्ट, आप जाके पहुंचे डॉक्टरी सलाह लें। घर पे बैठ करके आप किसी भी प्रकार का ऐसा प्रयोजन ना करें कि आपको दिक्कत आ जाए। बहरहाल घरेलू उपचार बहुत ही कारगर है। फिलहाल अभी आप अगर ऐसे लक्षण है तो मान के चलना कि ऐसी समस्या हो सकती है। आगामी 3 दिन बाद समस्या बढ़ेगी। यानी आप समझना, जब इन्होंने काटा है आपको तो एक तो होगा क्लासिकल डेंगू, एक तो क्लासिकल डेंगू होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक होगा DHF। DHF का मतलब डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये मैं लिख ही दे रहा हूं आपके सामने, डेंगू हेमरेजिक, और ई का F का मतलब हो जाएगा फीवर का मतलब बुखार। क्लासिकल डेंगू और एक होगा DHF करके। तो जो क्लासिकल डेंगू है ये तो सामान्य है, सामान्य बुखार होगा, दर्द होगा, और ये आपके छोटे मोटे घरेलू उपचार से भी ये ठीक हो जाएंगे। यानी आप लोग बताते भी हैं, आप कीवी का फल खाएं और आप पपीते की पत्ती को खाने का प्रयास करें, जो नई पत्ती होती है पपीते की, वहां से फायदा है। तो क्लासिकल डेंगू है, सामान्य है, धीरे धीरे ये अपने आप ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलो यहाँ तक है तो दिक्कत नहीं है, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई इलाज नहीं किया गया, अगर कोई व्यवस्था इसके साथ नहीं जोड़ी गई, तो ये इसने रूप धारण कर लिया किसका? DHF का। अब हेमरेजिक डेंगू हो गया आपको। और अब ये जो डेंगू है इसने क्या किया, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो कि 1.5 लाख तक
प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स समझना, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 1.5 लाख तक प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये प्लेटलेट्स काउंट गिरने लगेगा कब? जब ऐसा होगा, और ये गिरते गिरते अचानक काफी ज्यादा गिर जाएगा, यानी 1 लाख के जैसे ही नीचे आएगा। ये सारी कहानी सुन लीजिए, 1 लाख के अगर नीचे आ गया, किसी को भी बताने के लिए सक्षम रहेंगे आप, 1 लाख के नीचे अगर आ गया तो फिर आपको समस्या शुरू हो जाएगी। 1 लाख के नीचे आने पे समस्या शुरू, लेकिन बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। आप इलाज कराने पहुंच जाइए, आराम से डॉक्टर साहब उसको कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये गिरते गिरते 20 से 25 हज़ार आ गई ना, फिर तो डॉक्टर साहब तुरंत आपके शरीर में प्लेटलेट्स देंगे, चढ़ाएंगे। प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ेगा, ये बात मान के चले। 20 से 25 हज़ार काउंट हुआ तो एक ही चारा है कि आपको प्लेटलेट्स चढ़ाया जाए। और अगर ये काउंट प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये जानलेवा है, ये बहुत बड़ा खतरा है डेंगू। तो ध्यान देना, इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें। एक अद्भुत बात मैं आपको बताता चलूँ, जिस मादा एंडीज एजिप्टाई की बात हमने की है, ये कभी भी आपको रात में नहीं काटेगी, है ना अद्भुत। आप सोचते होंगे सर मैं तो रात में मच्छरदानी, इसलिए मैं रात में मच्छरदानी लगा लेता हूँ। मैंने कितने लोगों से सुना है, मैंने कितने लोगों से खुद बात की है और उनसे ये कहा, आपस में हाय हेलो हो रहा है तो उधर से सुझाव यही आ रहा है कि मच्छरदानी नहीं लगाते क्या आप? अरे भाई, मैं दिन में कौन मच्छरदानी लगाता है? लोग यही कहते फिरते हैं कि मच्छरदानी नहीं लगाते क्या आप? मच्छरदानी लगाना चाहिए, मॉर्टीन आपको जलाना चाहिए, आपको मच्छरों से बचना चाहिए, आपको फैन चलाना चाहिए। ऐसी तमाम सुविधा आपका शुभ चिंतक सामने वाला आपसे बताता है, लेकिन कभी क्या आपने ध्यान दिया? वो जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये कब के लिए कह रहे हैं? रात के लिए ना, जबकि रात में इनका कोई रोल ही नहीं है। ये दिन में काटेगा, दिन में काटेगा, ये ध्यान देना, दिन में काटते हैं। अद्भुत है, रात में सोने चले जाते हैं। इनका भी ड्रीम है कि रात में सपना देखते हैं कि कहाँ जाना है और किस खूबसूरत कन्या को डंक लगाना है। ये रात में सो रहे हैं और दिन में उठ करके किसी को अपना निवाला, अपना शिकार बना ले रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक रोग है, बहुत ही खतरनाक मच्छर है ये। रात में ना काट करके दिन में काटेगा, क्योंकि इसे पता है कि मनुष्य बड़ा सावधान हो चुका है और वो रात में मच्छरदानी लगा लेता है ना। आनंददायक चीज़ है ना ये चीज़, ध्यान देना। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर होगा तो ये सारे प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाएंगे। आप ध्यान दें, कभी भी आपका एग्जामिनर स्टार वाली बातें बोलना शुरू कर चुका हूं। अब अगर कभी भी आपका एग्जामिनर ये कहे कि किस बीमारी में डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, तो ध्यान देना, जब ये वाला फीवर हो जाएगा ना, आपको DHF हो जाएगा, आपका काउंट यहाँ चला आएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको समस्या हो जाएगी। आप बताना अब प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम क्या है जिनको हम खो रहे हैं, जो हमारे शरीर से अब खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं? इनका काम क्या है? रक्त का थक्का बनाते हैं ना, ये रक्त का थक्का बनाएंगे, प्लस WBC को प्रेरित करते हैं। जब यही नहीं रहेंगे तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली कमजोर पड़ जाएगी ना, क्योंकि उनको प्रेरणा देने वाला कोई रहा नहीं। जैसे हम लोग किसी चैनल के माध्यम से, किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से, किसी भी स्कूल के माध्यम से, किसी भी बुक्स के माध्यम से अपने आप को अध्यापन प्रक्रिया में लाते हैं, अपने आप को सुदृढ़ अवस्था में पहुंचाने का सफल प्रयास करते हैं। आप मान के चलें, जितनी बातें अभी हमने बोला, अगर उनको क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने से हटा दिया जाए तो आपको कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आपको कोई मोटिवेट करने वाला ना हो तो आप असहाय पड़ जाएंगे। वही काम है, प्लेटलेट्स असहाय कर देगा WBC को, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो डॉक्टर साहब सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ इंजेक्शन लगा देता हूँ तो इस व्यक्ति का रक्त का रिसाव होता रहेगा, अतः डेंगू में इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? डेंगू रोग में इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान देना, डॉक्टर साहब इस पर रोक लगाएंगे, इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। वो आपको इंजेक्शन नहीं देंगे, वो इस खतरे से नहीं देंगे। जरूरी ये नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन ऐसा खतरा बना रहेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का काउंट काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। तो आपके शरीर में कहीं भी इस तरीके का छिद्र करना मुनासिब नहीं समझेंगे वो, क्योंकि वहाँ से रक्त बराबर मात्रा में बाहर आ सकता है। तो जहाँ हम ये सारी बातें कर रहे हैं, वाकई में मैंने एक बात अभी यहाँ की ही नहीं। वो बात क्या थी
वो बात ये थी कि अगर आपको डेंगू हुआ है तो कौन सा टेस्ट करके जाना जाता है, तो उस टेस्ट का नाम है टार्निक्यू टेस्ट। टार्निक्यू टेस्ट या टार्निक्यू टेस्ट लिखा रहेगा, टार्निको टेस्ट लिखा रहेगा, घबराइएगा नहीं, मैंने आपको नाम दे दिया है। टार्निको टेस्ट भी करके आ जाए तो भी आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। टार्निक्वेट करके आएगा, टार्निक्यूट करके आएगा या टार्निको टेस्ट करके लिखा हो तो आप ध्यान देना, ये जो टेस्ट है, ये जो जांच है, ये जांच किस में होती है, डेंगू में होती है। और डेंगू के बारे में मैंने सारी जानकारी आपके सामने आप प्रस्तुत कर दी है। आपको मुझे लगता है ये सारी बातें आप अब जान पा गए होंगे, इसलिए इसमें इंजेक्शन नहीं देंगे डॉक्टर साहब, है ना। ये एड्स पोलियो जैसे ही खतरनाक है, क्योंकि यह भी जानलेवा है। ये काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा फिर तो समस्या बन जाएगी। आपका एक ही उपाय है कि आपके शरीर में अलग तरीके से पुनः प्लेटलेट्स अंदर प्रवेश कराया जाए। तो मान के चलूँ कि आपको डेंगू के बारे में सारी बातें मैं बता चुका हूँ। ये दिन में काटेंगे, सावधान रहें, और वाकई मान के चलें कि रात की मच्छरदानी काम नहीं आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मान के चलें कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से आपको परिचित करा पाया हूं और उसके तमाम पहलुओं को आपको बता पाया हूं। आप अगर उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो फिर आपको फिर वो कभी भूलेगा ही नहीं। आप उसके बारे में जानकार बन जाएंगे, आप उसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं, बता पाएंगे। ऐसी पहल कर रहे हैं, ऐसी कोशिश हमारी है कि आपके दिमाग में एक बार ये जाए, फिर आपको कोई समस्या ना आए। मैं ट्रिक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रिक ही कर लेने से आप छोटी सी चीज़ पर आश्रित हो जाते हैं और खुद को ये सोच बैठते हैं कि मेरा तो तैयार है, जबकि ऐसा बिल्कुल है नहीं। अब ध्यान दें, अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, आइटिस लगा है तो दर्द, जलन, सूजन, यही वाला मसला है। हमने आपसे कहा भी है, आइटिस लग जाए तो मान के चलना दर्द, जलन, सूजन ये है, और वो सूजन कहाँ हो अलग बात है। हेपेटाइटिस अगर है तो ये मान के चलें सूजन होगा आपके लीवर में, आपके जिगर में सूजन हो जाएगा। यकृत में समस्या, यकृत में समस्या, और यकृत में होती क्या है, सूजन, और सूजन हो जाएगा तो आप मान के चलें आपके यकृत से पित्त रस का स्रावण बढ़ जाएगा। क्लियर। और जब पित्त रस का स्रावण बढ़ जाएगा तो आपके रक्त का रंग पीला हो जाएगा और आप बन जाएंगे किसके रोगी, पीलिया के। पीला हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे आप, पीलिया। और आपको एक दूसरा भी तरीका बता दें, एक तो ये हो गया, एक दूसरा तरीका है कि आरबीसी के निर्माण में यकृत की बहुत बड़ी भूमिका है। आरबीसी का निर्माण ही कम होने लगेगा तो पक्की बात मान के चलें तो भी आपके रक्त का रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो मैं बस इतनी बातें करना चाहता था कि हेपेटाइटिस है तो यानी आइटिस है, यानी सूजन है। सूजन कहाँ है, यकृत में। समस्या कहाँ है, यकृत में। और हुआ क्या आपको, पीलिया। और ये हेपेटाइटिस एक प्रकार का पीलिया ही है। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, हेपेटाइटिस किससे होता है, तो इसका नाम याद रखना बहुत हुआ आसान, क्योंकि इसका नाम इसी से है, हेपेटाइटिस वायरस। कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे हम लोगों को। हेपेटाइटिस वायरस ये इसी से है। क्लियर बात। तो यहाँ तक होगी बात, समस्या हमारी हल। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस वायरस यानी हेपेटाइटिस, ये बीमारी कितने प्रकार की है। तो हेपेटाइटिस बीमारी देखिएगा जरा, ए बी सी डी ई करके है, यानी इसके 5 पार्ट हमने आपके सामने उल्लिखित कर रखे हैं, ए बी सी डी और ई। हेपेटाइटिस, अब यहाँ क्या करना है हम लोगों को, कुछ इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा हमारा, हेपेटाइटिस ए वायरस। समझ गए। एच का मतलब हेपेटाइटिस, ए का मतलब ए, वी का मतलब वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस ये पहला हो गया। हेपेटाइटिस बी वायरस ये दूसरा हो गया। हेपेटाइटिस सी वायरस ये तीसरा हो गया। हेपेटाइटिस डी वायरस ये चौथा हो गया। हेपेटाइटिस ई वायरस ये पांचवा हो गया। आसान है ना बात। यहां एक बात और आपको बता दूं, एग्जामिनर बहुत ही चालाक होते हैं और चालाक होना ही चाहिए उनको। हेपेटाइटिस लिखा रहेगा, हेपेटाइटिस ई लिखा है ना, ई वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस। यहां लिखा है कि नहीं लिखा है, हेपेटाइटिस ई वायरस।
ये मैंने तो आपको स्पष्ट करके दिया। एग्जामिनर क्या करेगा, एच हिंदी में लिख दें हम इसको, तब फिर समस्या बनेगी आपके लिए। HIV से कौन सा रोग होता है, HIV से कौन सा रोग होता है, ये है प्रश्न। HIV से, और पहला विकल्प रहेगा एड्स, दूसरा हेपेटाइटिस, तीसरा कुछ और। जाने दीजिए, मेरा 2 ही प्रश्नों में उत्तर, 2 ही वैकल्पिक व्यवस्था हमारा उत्तर है, हमारा प्रश्न है यहीं से HIV से। यानी यहाँ जल्दबाजी वाले व्यक्ति गलत कर जाएंगे, क्योंकि वो HIV को HIV पढ़ लेंगे और बाद में जब एग्जाम हॉल से बाहर चले आएंगे, जब छूट करके बाहर आएंगे, तब अपने दोस्त से कह अरे भगवान, हमको तो ये तो पता ही नहीं चला, आई तो हमने देखा ही नहीं, हम तो जान लेते HI है। जैसे होता नहीं कि विकल्प रहता है कौन नहीं है, कौन नहीं है, और लोग हाँ वाला जल्दबाजी में लगा के चले आते हैं और बाहर जब आते हैं फिर कहते हैं हे भगवान, हमें तो ये पता ही नहीं चला किसमें नहीं भी था, हम इसको देख ही नहीं पाए। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप एग्जाम में ही कहीं नहीं दिखोगे, आप परीक्षा रिजल्ट में कहीं नहीं आओगे। इसका मतलब हमें बहुत सतर्क होना है, बहुत ही मेंटेन ढंग से अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा तक ले जाना है और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर, ऐसी बारीकियों पर विशेष ध्यान देना है। इसलिए मैंने इसको फोकस कर दिया इस बारे में। अब जरा ध्यान देना, यानी 5 प्रकार ये हमने हेपेटाइटिस के लिख रखे हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता दूं। ये बच्चों में होता है, याद रखिएगा, बच्चों में हेपेटाइटिस A होता है, सर्वाधिक यही रहेगा, और B जो है ये सर्वाधिक होने वाला है। यानी अगर सबसे ज़्यादा कोई रोग हो रहा है ना हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस के प्रकारों में अगर सर्वाधिक कोई रोग हो रहा है तो कौन सा है, वो हेपेटाइटिस B वाला है। और हेपेटाइटिस C ये सबसे खतरनाक है, ये जानलेवा है, सबसे खतरनाक है, यहाँ ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है, बहुत ही खतरनाक मामला है हेपेटाइटिस C वाला, ये सर्वाधिक है। यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बता ही दूँ, हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है। टीका किसका लगता है, हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है। क्यों, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसके टीके की व्यवस्था की गई है। DNA, यहाँ एक पॉइंट और याद रखेंगे, DNA रिकॉम्बिनेशन तकनीक से, DNA रिकॉम्बिनेशन तकनीक से बनाया गया यह पहला व्यावसायिक टीका है, पहला व्यावसायिक टीका है। यानी इसको व्यवसाय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पहला व्यावसायिक टीका है। आप इस टीके की उपलब्धता को आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय के रूप में है, ये बात मान के चलें। इसलिए मैंने इसको अलग तरीके से इंगित करने का प्रयास किया। हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक बीमारी से आपको परिचित करा दिया। हेपेटाइटिस में अगर हेपेटाइटिस यानी ये पीलिए आपको ब्रेन हैमरेज तक का खतरा बना हुआ है, लीवर डैमेज हो जाता है, और आप मान के चलें जब किसी भी व्यक्ति का लीवर डैमेज हो जाएगा यानी जिगर डैमेज हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है। इस बात के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, और पीलिया जैसे खतरनाक रोगों से आप भली भांति परिचित हो ही चुके हैं। और आप ध्यान दें, हमने कहा कि हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है और ये सर्वाधिक होता है। सारी बातें मैंने उल्लिखित कर दी हैं हेपेटाइटिस के बारे में। मैं मान के चलूँ कि ये बात आप समझ गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब जहाँ हम लोग बात कर चुके हैं, अभी हाल फिलहाल डेंगू की बात किया हमने, और इसके ठीक बाद हेपेटाइटिस की बात की। अब हम बात करेंगे रेबीज की। यह भी एक बहुत ही खतरनाक रोग है, रेबीज। और रेबीज किसी भी रोग को अगर आप कहानी जैसा लेंगे ना, एक नॉर्मल वे पर समझना चाहेंगे, तो आराम से वो बातें आपको आपके जहन में हमेशा के लिए समाहित हो जाएंगी। रेबीज की बात मैं करूं तो रेबीज होता है रैबिडो वायरस से, रैबिडो वायरस से। रेबीज होगा रैबिडो वायरस से। इतनी बात आप याद रखेंगे कि रेबीज किससे फैल रहा है, रैबिडो वायरस से हो रहा है। एक दौर की बात मैं बताऊंगा आपको, वहां से आप सोचिएगा, फिर आपको ये सीक्वेंस आराम से आपके जहन में बन जाएगा। एक जमाने की बात है, यानी आपको मैं बता दूं, यानी 18वीं शताब्दी, या सॉरी आप 19वीं शताब्दी कह लीजिए, 1800 के बाद की बात मैं कह रहा हूं।
आप जरा ध्यान देना, 18वीं 19वीं शताब्दी दोनों शताब्दियों में बहुत बड़ी समस्या बनी थी ये रैप्डोवायरस। ये रेबीज आज भी है, आज भी समस्या है। अगर सही समय पे आपने इसका इलाज नहीं करवाया फिर ये जानलेवा है, फिर तो ये आपको पागल कर देगा। समझना जरा, रेबीज उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे लुई पाश्चर साहब, लुई पाश्चर जी। लुई पाश्चर साहब जो कि फ्रांस के थे, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, इन्हीं के एक सैनिक के ये लड़के थे लुई पाश्चर जी। इनके पिताजी चमड़ा उद्योग का कामकाज करते थे। वो जानना चाहते थे, वो ये काम चाहते थे कि लुई पाश्चर आगे चल के बहुत अच्छा काम करें, पढ़ाई लिखाई करें। उस शताब्दी में यूरोप में देखिए पढ़ाइयाँ तब भी हो रही थी यूरोपीय देशों में। हमारे यहाँ एशियाई देश पीछे थे पढ़ाई के मामले में, लेकिन वहाँ थी पढ़ाई लिखाई। तो लुई पाश्चर साहब एक अच्छे स्कूल में इनको दाखिला दिला दिया जाता है, लेकिन वहाँ इनका काफ़ी मजाक बनाया जाता है क्योंकि ये पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे। लेकिन अचानक एक दिन ये अपने घर बैठे होते हैं। देखना इस कहानी को जोड़ कहाँ से रहा हूँ। एक दिन ये अपने घर बैठे होते हैं तो इनका जहाँ घर था, इनका जहाँ गांव था, आसपास काफ़ी झाड़ियाँ थी, बड़ा जंगल, घना जंगल था। और आपको पता ही है कि जिस दौर की ये बात हो रही है, ये उस दौर की बात है कि जब आप मान के चलें कि आप कह सकते हैं 1860 ईस्वी के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। उस दौर में बहुत ही घने जंगल थे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में आबादी बहुत ही कम थी। केवल आबादी उस समय 150 करोड़ थी। पूरे विश्व की आबादी की बात कर रहा हूँ, 150 करोड़ आबादी थी। आज अकेले एक देश इतने आबादी को बना रखे हैं, और उस समय आबादी बहुत कम थी। तो लुई पाश्चर साहब के गांव के, इनके मोहल्ले के कुछ बच्चों का क्या, उसमें एक आंकड़ा दिया गया था, 8 बच्चों को एक भेड़िए ने एक ही दिन में काट लिया। एक भेड़िए ने एक ही दिन में काट लिया, और आगामी कुछ दिनों बाद उन सारे बच्चों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सबके साथ लुई पाश्चर जी खेला करते थे, सब इनके बचपन के दोस्त थे। धीरे धीरे इतिहास की यादों में सब भूल गए। धीरे धीरे उन यादों को गांव वाले, समाज वाले, हर कोई भूल जाता है। धीरे धीरे उन यादों को वो भूल गए, लेकिन लुई पाश्चर जी वहीं रहते। इनके दिमाग में था, वो हमारे साथ खेला करते थे, तो इनके दिमाग में वो बातें हमेशा बनी रही, और ये सोचते रहे कि वाकई में ऐसा हुआ क्या। उसने काटा जबकि जान से नहीं मारा, फिर भी ये मर क्यों गए? इसका मतलब जरूर उसके लार्वा में कुछ है, जरूर उसके लार में कुछ है। इसी बात की गहन चिंतन ने इन्हें ऐसी प्रेरणा दे डाली कि आपको भविष्य में क्या करना है। लुई पाश्चर जी इसी चीज को, इसी याद को लेकर के, कहते नहीं कि याद दमदार होनी चाहिए, किनारे मिल ही जाएंगे। याद इनकी इतनी दमदार थी कि इसी याद के चक्कर में ये इन्होंने इस रेबीज का टीका बना डाला। लुई पाश्चर साहब ने रेबीज का टीका बना दिया 1885 ईस्वी में। लीजिए 1885 ईस्वी में इन्होंने रेबीज का टीका बना दिया। पहले तो जानवरों पर इसका इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल होगा जानवर पे ही, मनुष्य पे डायरेक्ट इस्तेमाल कौन करेगा, डर है। लेकिन इसके बाद लुई पाश्चर जी ने इसका एक बच्चे पर प्रयोग किया और सफल रहा। इसके बाद से लेकर आज तक ये काम हो रहा है। ध्यान देना, तो लुई पाश्चर जी ने 1885 ईस्वी में क्या बना दिया? रेबीज का टीका बना दिया। रेबीज में होता क्या है? रेबीज का, अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो गया ना, जैसे आप मान के चलना अभी हाल फिलहाल आपको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया, पागल कुत्ते के लार्वा में रेबीज वायरस, रैप्डो वायरस पाया जाएगा। जैसे ही उसने आपको काटा, मान लीजिए ये आपका पैर है, यहाँ कुत्ते ने काट लिया, जैसे ही कुत्ते ने काटा फिर आप चले आए घर, यानी आगामी 72 घंटे तक, ऐसा नहीं बहुत समस्या नहीं है, 72 घंटे तक क्यों इंतजार करोगे? संभव है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों इंतजार करोगे 72 घंटे? मैं कहता हूँ आगामी 24 घंटे के अंदर आप जा करके पहला इंजेक्शन लगवा लीजिए, यानी पहला टीका लगवा लीजिए, आपको समस्या नहीं होने वाली है, ये काम कारगर नहीं होंगे। यानी वही बात हुई, जैसे ही HIV ने प्रवेश किया आपके शरीर में, आप तुरंत एड्स के रोगी नहीं हो गए। जैसे ही रैप्डो वायरस ने आपके शरीर में प्रवेश किया, तुरंत आप रेबीज के रोगी नहीं हो जाओगे। आप रेबीज का टीका लगवा लीजिए, जो लुई पाश्चर साहब ने बना रखा है। अब तो इसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया गया। आप ध्यान देना, जब किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाएगा ना, तो फिर उसे
हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया का मतलब हुआ यह व्यक्ति जल से डरेगा, यह व्यक्ति चाय के प्याले को देखकर डर जाएगा, ये व्यक्ति किसी भी तरल पदार्थ को देख लेगा तो डर जाएगा, ये दूध को देख लेगा तो डर जाएगा, ये जल को देखेगा डर जाएगा। हाइड्रोफोबिया इसे कहेंगे। मिल्क फोबिया कहने कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है लिक्विड फोबिया कह दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह तरल पदार्थों को देख करके डर जाएगा। इसी को जल भित्ति रोग कहते हैं। बरसात के मौसम में यह आदमी पागल होकर के मर जाएगा। जैसे ही बिजली चमकेगी, जैसे ही बादल गड़केंगे और ये पानी से घबराहट में ऐसे व्यक्ति पागल हो जाएंगे और कुत्तों की तरह व्यवहार करेंगे और डेथ यानी मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सारी बात समझ में ना, बहुत ही खतरनाक। तो होने ना दीजिए, क्योंकि होने के बाद आपको कोई बचा नहीं सकता है, होने के बाद आपको कोई बचा नहीं सकता है, कोई भी उपाय नहीं है। अतः जैसे ही ये काटे तुरंत आप इसका उपचार करें, तुरंत आप इसके उपचार करें, क्योंकि अगर रेबीज हुआ तो समस्या है। रेबीज होने ही ना दीजिए, टीका लगवा लीजिए। ठीक है, आप जहाँ यहाँ इस बात को समझें, रेबीज का टीका तो बनी गया, लेकिन उस समय ये टीका 14 इंजेक्शनों का सेट था। कितने? 14 इंजेक्शन। ये मान के चले कि 14 इंजेक्शन का सेट था ये, और आपके नाभि के आसपास के एरिया में लगाया जाता था। और सच पूछो उस समय, उस दौर में कुत्तों से तो कम इस 14 इंजेक्शन के सेट से हमें ज़्यादा डर लगता था कि हे भगवान, 14 इंजेक्शन इसी नाभि के आसपास लगा दिया जाएगा। ये अजीब सी डर, ये अजीब सी विडंबना हम लोगों के जहन में थी, हर किसी व्यक्ति के अंदर थी। अगर कोई गांव में ये सुन लेता था, जब हम काफ़ी छोटे थे, हमारे आसपास के जो भी हमारे दोस्त थे, अगर किसी ने कह दिया कि कुत्ता काट लेगा ना, तो फिर कुत्ता काट लेगा ना, वो तो बात की बात है, 14 इंजेक्शन लगाएंगे, वो सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन आज ये व्यवस्था ऐसी नहीं है, अब काफ़ी सुविधा है, आपका 2 से 3 इंजेक्शन में आपका काम चल जाएगा। आगामी कुछ समय में हो सकता है 1 ही इंजेक्शन से काम चल जाए, लेकिन इतनी बात मान के चलें कि अब व्यवस्था बदल चुकी है, आगे विकास हो चुका है। लेकिन तब उस समय 14 इंजेक्शनों का ये सेट था, काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावना था ये मान के चलें। क्लियर है बात? जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या आप इस बात को अब अच्छे ढंग से समझ पाए? मैंने कहा कि 14 इंजेक्शनों का सेट बनाया था लुई पास्चर साहब ने। 150 करोड़ की उस समय आबादी थी। अगर कहीं भी ऐसे रोग फैल जाएंगे जिनका जानलेवा उपचार था, जानलेवा थे, जिनका कोई इलाज नहीं था, सोचना जरा इस आबादी की कितनी बड़ी क्षमता थी, काफ़ी जल्दी विनाश हो जाता। इसलिए इन्होंने ऐसा बहुत ही बेहतर काम किया, जिसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया लुई पास्चर साहब को। अब जरा ध्यान दें तो रेबीज का टीका, अगर रेबीज यानी कोई भी जानवर, ओहो एक बात तो हमने बोला ही नहीं आपके सामने, आप जरा बताना रेबीज किससे होता है? तो आप कहोगे सर पागल कुत्ते के काटने से। कुत्ता बेचारा बदनाम हो गया, मजा इसमें बहुत लोगों ने लिया है। पागल कुत्ता ही नहीं काट ले, कोई भी चौपाया काट लेगा ना, अगर वो पागल है तो भी, नहीं है तो भी, आपको मान के चलना, कोई भी चौपाया काट ले, गीदड़ काट ले, है ना, इन तमाम प्रकार के जो भी जानवर, सियार काट ले, ये भी जो भी हैं, अगर ये कोई भी इसमें से कोई काट लेता है तो मान के चलना आपको रेबीज होने की संभावना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी चौपाया अगर आपको काटता है, जानवर के काटने पर आप जरूर जाएं डॉक्टर के पास। जानवर काटा है, आप डॉक्टर के पास पहुंचें। केवल पागल कुत्ते के काटने का इंतजार ना करें, इस घोषणा के चक्कर में ना रहे कि कोई व्यक्ति आपसे आकर के ये बताएगा कि अच्छा जो कुत्ते ने आपको काटा है ना, समझदार है, पागल नहीं है। इस चक्कर में ना पड़े, आप पहुँचें और अपने इस लाभ को जाने ना दें, इस इंजेक्शन के सेट को गंवाएं ना और लगवाएं, और हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा, मान के चलें, फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है आप ये बात अब जान पाए हैं। मैं आपको बता दूं, जहां मैं लुई पास्चर की बात कर रहा था, लुई पास्चर साहब का यही एक खोज ऐसा नहीं था, कुछ और भी बातें जान लें इनके बारे में। एंथ्रेक्स का जीवाणु, एंथ्रेक्स का जीवाणु भी इन्होंने खोजा, जो कि एंथ्रेक्स रोग सर्वाधिक पशुओं में होता है, जानवरों में होता है। इसके ये जीवाणु की खोज किसने की थी? लुई पास्चर साहब ने। लुई पास्चर साहब एक दिन अपने प्रयोगशाला में बैठे थे तो कुछ शराबी आए, शराबी का मतलब कुछ
शराब बनाने वाले आए। शराब बनाने वाले आए और लुई पास्चर साहब से कहते हैं कि सर, हम जो भी मदिरा बना रहे हैं, जो भी शराब बना रहे हैं, कुछ दिनों में खट्टी हो जा रही है, क्या करें, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है। तो लुई पास्चर साहब उस पर 1 घंटे से ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें पता क्या चलता है, उन्होंने कहा कि ये किण्वन हो जा रहा है और इसमें जीवाणु हैं, आपके इस खाने में, आपके इस पेय पदार्थ में जीवाणु है, जिसकी वजह से ये खट्टा हो जा रहा है। तो लुई पास्चर साहब ने एक विधि अपना के दी, एक विधि बता के दी और उन्होंने कहा कि आप 60 डिग्री सेल्सियस पर इस मदिरा को गर्म कर दीजिए, इस बियर को गर्म कर दीजिए, इसके बाद इसे बोतलों में भर दीजिए और ठंडा कर दीजिए। हमारी बात समझ में? पहले गर्म कर दीजिए। गर्म क्यों? क्योंकि इसके सारे जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। ठंडा क्यों? क्योंकि अब जब ठंडा कर देंगे तो पुनः ये अपने अनुकूल परिस्थिति में आ जाएगा, फिर इसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। इसी प्रक्रिया को ही पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। पाश्चुराइजेशन, आप ध्यान दीजिए, आपको मिलने वाला दूध जो पैकेट में आपके पास आता है, पता नहीं कब उसकी पैकिंग होती है, फिर भी आपके साथ वो सुरक्षित रूप से व्यवहार कर पाता है, आप उसको सुरक्षित रूप से अपना पाते हैं, शुद्ध होता है। ऐसा क्यों? इसी विधि से। यानी तब की बातें आज सिद्ध कर गए कौन? लुई पास्चर साहब। इन्हीं की देन है जो आज हमें पैकेट में मीठे मीठे दूध मिल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उसको गर्म करवाया, फिर गर्म कराने के बाद उसे ठंडा कराया, 5 डिग्री सेल्सियस पर लाए, इसके बाद वो आपको पैकेट में मिल रहा है। इसे कहते हैं पाश्चुराइजेशन। तो एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज, पाश्चुराइजेशन की बात किसने की, तथा किसने ये बताया कि भोज्य पदार्थों में, यानी हमारे खाद्य पदार्थों में जीवाणु होता है। भोज्य पदार्थों में जीवाणु बताने वाले कौन थे? जीवाणु सबसे पहले बताने वाले, सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले इन्हीं ने ये बताया है कि जीवाणु भोज्य पदार्थों में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। सच में ये काफ़ी अलग बात हो गई। अब आपके सामने मैं जो भी बात रख पाया हूँ कि मैं मान के चलूँ कि आपने इस बात को अच्छे ढंग से जान लिया है। 28 सितंबर 1995 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 28 सितंबर 1995 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु, यानी डेथ हो जाएगी 28 सितंबर 1995 में। सब कुछ तो इन्होंने यादों में कर दिया, तो हम लोग भी इनकी याद में क्यों ना कुछ कर दें। इन्हीं की याद में हम लोग रेबीज दिवस मनाते हैं। कब? 28 सितंबर को। 28 सितंबर को हम लोग रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि लुई पास्चर साहब का इसी दिन डेथ हुआ था। क्लियर? तो उनकी याद में हम ऐसा करते हैं। क्लियर? जैसे 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाते हैं, जैसे 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं, जैसे 23 सितंबर को हैजा दिवस मनाते हैं, जैसे 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। ऐसे तमाम दिवस भी हमारे एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो रोग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप हमारे साथ बने रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मान के चलूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब महत्वपूर्ण इसी क्रम में आगे चलेंगे हम लोग और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बीमारी चेचक की। चेचक बहुत ही खतरनाक, अपने समय की जानलेवा महामारी के रूप में जानी गई, बहुत ही खतरनाक। डेंगू सबसे ज़्यादा फैला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि उस समय ये मान लिया गया कि पर्यावरण दूषित हो चुका था, जिसकी वजह से जगह जगह ऐसे जीव, ऐसे मच्छर उत्पन्न हो गए, असीमित बरसात हुई अलग अलग तरीके की। तो वो एक कारण होता है। तो चेचक एक महामारी जो फैली, इसके 2 प्रकार थे। एक तो देखना जरा, एक है छोटी माता, छोटी माता, और एक है बड़ी माता। दोनों का एक नाम और याद रखना है, ये बात ध्यान देना, नहीं तो फिर आप गलत हो जाएंगे। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहेंगे, यही चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, अन्यथा आप गलती कर जाएंगे। और जबकि बड़ी माता को स्मॉल, देखना स्मॉल, नहीं तो फिर स्मॉल मतलब छोटी कर लो, बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स कहा जाएगा। इतनी बात याद रखिएगा। बड़ी माता जो कि अब हमारे देश से उन्मूलित हो चुकी हैं। WHO ने 2010 में ही ये घोषणा कर दी कि चेचक अब दुनिया से चला गया। 2010 में बड़ी माता से उन्मूलन मिल चुका है, यानी WHO ने घोषणा कर दिया है कि पूरी दुनिया से ये बड़ी माता अब नहीं रह गई। यानी ये चेचक पे जंग जीत चुका है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब बड़ी माता होते ही नहीं है, मान के चले होने का चांस भी नहीं है।
आप जरा बताना, छोटी माता बड़ी माता इनको माता क्यों कहा जा रहा है? हमारे भारत में हमारे बचपन से लेकर के आज तक जो भी जानकारी आपको हासिल होगी, आपको पता होगा कि हम हमेशा चेचक को माता के रूप में ही पाए हैं, क्योंकि माता के रूप में ही इनकी जानकारी हमें मिली है। बहुत लंबे दिनों तक ये वायरस आपके शरीर में नहीं रहते हैं, एक निश्चित सीमा के बाद ये अपने आप चले जाएंगे, या इनकी एक अवधि होती है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी एक अवधि होती है, जैसे गलसुआ होगा ना, तो आपको 4 से 5 दिन से ज़्यादा परेशान नहीं करेगा गलसुआ। ऐसे चेचक होगा ना, तो ये भी आपको बहुत लंबा परेशानी में नहीं डालेगा, आप बहुत ज़्यादा सप्ताह से 10 दिन ये मान के चलें, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता था कि छोटी माता बड़ी माता जो भी ये माता हैं, इनको माता क्यों कहा गया? क्योंकि ये माना गया कि इनका संबंध हमारे पौराणिक ग्रंथों में शीतला माँ से लिया गया, शीतला माँ से लिया जाता है। और शीतला माँ को अगर आप देखेंगे तो एक गधे पर बैठी होंगी, इनके एक हाथ में झाड़ू होगा और एक हाथ में जल का लोटा होगा, यानी कलश होगा। एक ज्वरमुख नाम का राक्षस था, जो उस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा सताया करता था, उनके शरीर में प्रवेश कर जाता था, उनको बुखार हो जाता था और उनकी जान चली जाती थी। ये सारी विडंबना को देख करके शीतला माता उन बच्चों के शरीर में प्रवेश करने लगी जहां ज्वरमुख अपना हमला कर चुका था। और जैसे ही शीतला माता उसके अंदर प्रवेश करती, तुरंत वो बच्चा शीतल हो जाता और उसके शरीर में वो बुखार के दाने निकल आते। समझ रहे हैं? यानी वो राक्षस दानों के रूप में बाहर चला आता और 2 से 4 दिन जाते जाते वो पूरी तरीके से साफ हो जाता। और आपको पता है कि आप इस रोग से भली भांति परिचित हैं, और जल को स्पर्श कराया जाता। ये शीतला माँ से इस तरीके से संबंधित है, इस तरीके की जानकारी हमारी पौराणिक कथाएं देती हैं, इसलिए इन्हें माता माता कहा जाता है। मैंने इस बात को आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप जाने रहें कि माता क्यों कहते हैं। कोई ऐसी बीमारी है जिसे माता कहा जाता है, ये इसी वजह से कहा जाता है। माता कहने का कारण वही है। अब यहाँ याद कर लो आप, छोटी माता होती है बैरिसेला, इसी चीज़ को याद रखना, छोटा सा है बैरिसेला वायरस से, छोटा सा छोटी माता। और यहाँ याद रखिएगा बैरियोला वायरस से, यहाँ या है, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों नामों में। यानी यहाँ हमने लिखा है बैरिसेला, यानी सा को याद रखेंगे, यहाँ या है, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि जब भी वायरस पूछेगा ना तो फिर आप इसी तरीके से बताना है। छोटी माता में छोटे छोटे दाने होते हैं, बड़ी माता में बड़े बड़े दाने होते हैं। ये दाने अस्थाई नहीं होते हैं, इसी बात को ध्यान दो, ये दाने अस्थाई नहीं होते हैं और ये अस्थाई नहीं, और ये क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब होता है क्या? बड़ी माता आ गई, ओमपुरी एक्टर को आप जान ही रहे हैं, फिल्मी जगत के ओमपुरी एक्टर साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके चेहरे पर ऐसे बड़े बड़े दाने थे, जो कि बताया जाता है कि वो बड़ी माता के शिकार हो गए थे, यानी बड़ी माता के वो ग्रसित हो गए थे इस रोग से, चेचक से हो गए थे, और वो अस्थाई दाग बना दिया उन्होंने। तो ये जब भी किसी के चेहरे वहरे पे ज़्यादा निकल जाएंगे तो वहाँ पर दाग बन जाएगा, गड्ढे बन जाएंगे, वो अस्थाई दाग होगा। जबकि छोटी माता का इस तरीके का दाग नहीं बनता, वो कुछ समय बाद अपने आप वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर बात चल रही ना? और ऐसे रोगियों के करीब आपको बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से संक्रमित होते हैं, ये हवा के माध्यम से आप तक चले आए। ऐसे रोगियों का कपड़ा दूर सुखाना चाहिए। समझ रहे हैं? ये सारी बातें आप ध्यान, क्योंकि उनके कपड़ों में ये वायरस रहेगा, फिर आपके शरीर को स्पर्श होगा, आपके शरीर तक पहुंच जाएगा, इस तरीके का। ठीक? क्लियर है? आपको पता है कि चेचक का भी टीका है। चेचक का टीका याद रखिएगा, ये दोनों बातें मैंने कर दी दिया और इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप। चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक का टीका खोजा था। ऐतिहासिक व्यक्ति हैं ये लोग सचमुच देवता हैं। अगर भगवान कहीं है, जो हम भगवान मानते हैं, सच में हम भारतवासी हर बात को भगवान बना देते हैं, चाहे जिसको चाहे भगवान बना दे। तो आप ये बात मान के चलना, जो आपके जीवन की रक्षा करेगा, जो आपको किसी महामारी, किसी राक्षस से बचाएगा, ये महामारी राक्षस ही तो है। चेचक मान के चलना एक राक्षस है, और इससे बचाया किसने? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज एक राक्षस था, उससे बचाया किसने? लुई पास्चर साहब ने। सचमुच के देवता ये हैं जिन्होंने हमें बहुत से रोगों से बचा लिया, बहुत से रोगों से। ऐसा कुछ करके चले गए कि इनकी देन रही कि हम आज ऐसे तमाम रोगों से भली भांति बच सकते हैं।
एडवर्ड जेनर साहब ने टीका बनाया किसका? चेचक का टीका बनाया। यह दुनिया का पहला टीका था, ध्यान दीजिएगा, यह दुनिया का पहला टीका था, पहला टीका था। अच्छा, अब एक प्रश्न और आपसे कर लूं कि टीके की खोज किसने की? टीके की खोज किसने की? तो क्या बताओगे? टीके की खोज किसने की? तो भाई जो पहला टीका बना रहा वही तो माना जाएगा। तो टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर साहब ने। किसी रोग की बात नहीं किया हमने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, है ना। अभी रेबीज का टीका पाश्चर साहब, एंथ्रेक्स का टीका पाश्चर साहब, पाश्चराइजेशन पाश्चर साहब, है ना। वो अलग बात हो गई। यहां केवल बात हो रही टीके की खोज किसने की, तब भी जवाब आपका होगा एडवर्ड जेनर, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने ही पहला टीका बनाया था। क्लियर है बात? तो मैं मान के चलूं कि आपको चेचक के बारे में भी भली भांति जानकारी मिल चुकी है। तो आज के पार्ट 6 में आपको जो भी रोग मिले हैं आप इनको गहनता से देखें, सीरियसली पढ़ने का प्रयास करें, हर एक बिंदु पर फोकस करें, कहानी की तरह समझें, किसी दूसरे व्यक्ति को जिससे इस बारे में बता भी पाएं, एक अवलोकन अपने दिमाग में सेट करें, जिससे फिर ये भविष्य में आपको कभी याद करने की आवश्यकता ना पड़े। मैं इसी आशा विश्वास के साथ ये मान के चलता हूँ कि आपको ये टॉपिक, ये कक्षा बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। और अगर ऐसा मैं कर पाया हूँ, अगर मैंने आपके उद्देश्य की पूर्ति कर पाया है, आपके उद्देश्य की पूर्ति पर खरे उतरे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजने का प्रयास करें। मिलता हूँ मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।